यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है और कौन सी चीज़ है जो आपको शॉर्टलिस्ट का होने में बहुत अहम रोल प्ले करेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब एम्बेसी में मैक्स स्कॉलरशिप अनाउंस होती है तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें एम्बेसी में कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बहुत ही बेसिक और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फर्स्ट स्टेज पे। उसमें सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम क्या है, आपकी डिटेल क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं और आपने पिक्चर लगानी होती है आपने उसके ऊपर। और एंड पे 3 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, जो कि एक एसओपी की तरह रोल प्ले करते हैं और एसओपी काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप जापान क्यों जाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप जापान से पढ़ने के बाद आपका क्या गोल है, आप क्या करेंगे। थर्ड क्वेश्चन होता है जब जापान से पढ़ के आप अपने होम कंट्री वापस जाएंगे तो आप अपने कंट्री और जापान की कंट्री के दरमियान क्या रोल प्ले करेंगे। तो इन क्वेश्चन का आपने बहुत ही ध्यान से आंसर देना होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जापान क्यों जाना चाहते हैं, आप इसको टेक्नोलॉजी और रिसर्च से लिंक कर सकते हैं या अपनी रिसर्च को लिंक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिंक से या किसी कंट्री के लिंक उनके रिसर्च से कंट्री से लिंक कर सकते हैं। सेकंडली जो क्वेश्चन है कि आप जापान पढ़ के क्या करना चाहते हैं, तो उसका बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं इस सेंस में कि मैं जापान से पढ़ रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट प्लान ये है कि मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद जापान को थोड़ा सर्व करूँगा क्योंकि जापान मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उसके बाद मैं अपनी कंट्री आके अपने होम कंट्री को सर्व करूँगा। थर्ड क्वेश्चन उसका होता है कि आप जापान और अपने कंट्री में क्या रोल प्ले करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि मैं एज अ कोलैबोरेटर रोल प्ले करूँगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। मैं वहाँ से पढ़ के अपने कंट्री में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करूँगा कि जापान कैसा कंट्री है और स्कॉलरशिप के बारे में लोगों को अवेयरनेस दूंगा जिनको अवेयरनेस नहीं है, और जापान के बारे में अवेयरनेस दूंगा, जापान की रिसर्च के बारे में अवेयरनेस दूंगा और जापान की कंपनीज़ के एज अ स्टार्टअप और अपने कंट्रीज़ के बारे में बताने में हेल्प करूँगा। और उसके बाद आ जाते हैं उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो जापान की मैक्स स्कॉलरशिप के लिए आपको जापानीज़ लैंग्वेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जापानीज़ की किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको जापानीज़ आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे जो ऑप्शन होता है जापानीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद आते हैं आइट्स की तरफ। तो आइट्स कंपलसरी नहीं है, आप आइट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा यूनिवर्सिटी से लेकर अपनी पे जहाँ से आप पढ़ रहे हैं इस टाइम, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसमें ये मेंशन होगा कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंग्लिश है। और उसके बाद आप जब ये सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आपने ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवानी होती है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप बैचलर के 6-7 सेमेस्टर में है तो अपनी तब तक की ट्रांसक्रिप्ट और साथ होप सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। और जो लोग मास्टर कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो मास्टर का अपनी जितनी भी डिग्री कंप्लीट है उसकी ट्रांसक्रिप्ट और साथ होप सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट 3 हो गए जो रिक्वायर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर की तरफ। रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर जो आपको फाइनल में थीसिस करवा रहा है आपका, उससे ले सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के डीन से ले सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से ले सकते हैं। उसके लिए मैक्स की वेबसाइट पे फॉर्मेट मेंशन होता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि आप उस फॉर्मेट को फॉलो करें। आप यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट पे या किसी भी फॉर्मेट पे रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम आपकी तरफ प्लेसमेंट लेटर, मेडिकल, तो जो इनिशियल स्टेज पे नहीं चाहिए होता। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सबसे डॉक्यूमेंट है वो रिसर्च प्रपोजल, जो कि बहुत ही रोल प्ले करेगा आपको शॉर्टलिस्ट होने में, इंटरव्यू में और टेस्ट के लिए तक जाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट होना होता है और शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही आप फर्दर प्रोसीड करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाना है, कॉल करनी है या ईमेल करनी है कि नहीं करनी। सबसे पहले आप रिसर्च प्रपोजल को बनाएंगे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो आपको हेडिंग अटैच करनी होती है, उसमें लोग बहुत गलती करते हैं, लोगों को रिसर्च प्रपोजल का आइडिया नहीं होता। सबसे पहले हेडिंग होती है आपकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, और उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना होता है कि वो है क्या रिसर्च बेसिकली। और एक तरह का लिटरेचर भी होता है, उसमें आपने बताते हैं सब कुछ कि बैकग्राउंड पे ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, ये काम हुआ है। एंड पे आप बताते हैं कि रिसेंटली जो ये काम हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम आई थी, ये बहुत ज़रूरी है और यही रिसर्च गैप है, और आपको लिमिटेशन बतानी होती है रिसर्च की। तो मैं इसको सोल्व करूँगा, मैं इस पर काम करूँगा। उसके बाद आ जाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका उस रिसर्च में। और उसके बाद आ जाती है इंपॉर्टेंट हेडिंग मेथडोलॉजी, कि आप मेथडोलॉजी उसको कैसे सोल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे अपनी रिसर्च को लेके चलेंगे। और उसके बाद आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आपके उस रिसर्च से वह मेंशन करेंगे। शॉर्ट सा आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है 3 से 4 पेजेस के अंदर अंदर।
ये सब कुछ बनाने के बाद लोग टाइमलाइन नहीं ऐड करते। एंड पे आप टाइमलाइन ऐड करेंगे कि कैसे आप रिसर्च को स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाएंगे और कैसे आप इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। और प्रॉपर आपको टाइमलाइन देनी होती है कि मैं फर्स्ट 3 मंथ में टेस्ट रिव्यू करूँगा, उसके 3 मंथ में मैं ये चीज़ें सीखूंगा, सॉफ्टवेयर सीखूंगा या अपने रिसर्च के एक्सपेरिमेंट सीखूंगा, और नेक्स्ट 3 में मैं ये करूँगा। इस तरह आपको प्रॉपर, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करें 2 साल की टाइमलाइन देनी होती है, और PhD के लिए करें तो 3 साल की टाइमलाइन, और एंड पे अपने रेफरेंस ऐड करने हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपका रिसर्च प्रपोजल मैक्सिमम 3 से 4 पेज का हो, ये मोर देन इनफ है। और अभी तक के लिए इतना ही है। जो यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट चाहिए, और इन डॉक्यूमेंट्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।